हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। याद करिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कितने लेक्चर अब तक करा चुके हैं। हम लोग आपको 11 लेक्चर तक करा चुके हैं। और याद करिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन निकाला था, जिसको हम लोगों ने ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन भी कहा था या राइट बाइसेक्टर पोजीशन भी कहा था। अब लेक्चर नंबर 12 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एट एनी पॉइंट। याद रखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डाइपोल की वजह से, एट एनी पॉइंट निकालेंगे। और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल से रिलेटेड आपको कराएंगे। अभी तक याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आप सब को जो नोट्स मिलेंगे इनकी, वो आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर कुछ दिनों बाद सब पीडीएफ के फॉर्म में आपके डाल दी जाएंगे। एक साथ सब डाल दी जाएंगे। अभी धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद सब आपको मिल जाएगा। तो उसकी नोट्स आपको नहीं लेनी होगी, आपको नोट्स लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आप ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल के कॉलम में पा सकते हैं। 1-2 दिन में हम लोग आपको डाल देंगे। जो पीछे का छूटा वो भी हम लोग डाल देंगे। और आप लोग क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट को फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर दीजिए और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी वहां पर दी जाती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी जाती है, एग्जाम से रिलेटेड, आपके स्कूल खुलने से रिलेटेड सारी बातें वहां बताई जाती हैं। तो आप लोग जब यूट्यूब के चैनल यानी क्वांटम कोचिंग लखनऊ के चैनल में जाएंगे, तो वहां पर जब आप अबाउट वाले कॉलम में जाएंगे, तो वहां पर फेसबुक का आइकॉन बना होगा या फेसबुक लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पहुंच जाएंगे और उसे आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए लेक्चर नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करें। तो चलिए लेक्चर नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद करिएगा, पिछले लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ा था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और उससे पहले हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन में पढ़ा था। तो एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया। एक्सियल में हम लोग एक्सिस के लॉन्ग रखते थे और इक्वेटोरियल में हम लोग राइट बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री पर हम लोग रखते थे। अब हम लोग बात करेंगे एट एनी पॉइंट। तो आप निकालेंगे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसी डाइपोल की वजह से हम लोग किसी भी पॉइंट पर, वो देखिए एक जनरल फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। इससे हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। अब कहेंगे आप कि सर एक्सियल इक्वेटोरियल क्यों कराया? भाई वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पहले उसको जानना पड़ेगा, तभी ये सीख पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक डाइपोल लिया और ये डाइपोल देखिए क्या है, ए बी है। देखिए ये यहाँ पर ए और ये बी, ये डाइपोल है। और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। देखिए ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाया गया है पी, डाइपोल मोमेंट दिखाया गया। और ये पॉइंट पी जहाँ पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं डाइपोल की वजह से, ये देखिए इस बार ना हम लोग एक्सिस पर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम लोग एक्सिस पर ले रहे हैं, या हम लोग राइट बाइसेक्टर में भी नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब सीधा भी हम लोग यहाँ देखिए 90 डिग्री पर भी नहीं ले रहे हैं, ना हम लोग एक्सियल ले रहे हैं ना इक्वेटोरियल। किसी पॉइंट पी पर ले लिया जो कि डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। अब देखिए आपने यहाँ पर लिखा भी, लेट पी इज एनी पॉइंट आर डिस्टेंस। देखिए आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल विच मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस। अब जरा सुनिएगा, ये डाइपोल मोमेंट है, थीटा से लगा कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक कंपोनेंट देखिए पी कॉस थीटा वाला ये है और एक कंपोनेंट पी साइन थीटा वाला ये है। थीटा से लगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उसको कॉस कंपोनेंट, और बताएगा उसका वर्टिकल जो होता है वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। अब देखिए आपको पता है, अब यहाँ पर जब किसी भी वेक्टर का आप बताइएगा उसका कंपोनेंट बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वेक्टर है और यही वेक्टर यहाँ पर हमने पी लिया था, पी वेक्टर लिया था। इसका देखिए हमने एक थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट बना दिया, ये पी कॉस थीटा, और यहाँ पर बताइए क्या बन गया, पी साइन थीटा बन गया। तो आपको बता दें, जब भी किसी वेक्टर के हम गायब कर देंगे, मतलब ओरिजिनल वेक्टर की वैल्यू ही उसका कंपोनेंट देगा। तो आप बताइएगा इसका मतलब इस फील्ड जो होगी पॉइंट बी पर, एक तो कॉस थीटा वाले पी कॉस थीटा से होगी, एक पी साइन थीटा से होगी। तो देखिए पी कॉस थीटा के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखिए पैरेलल है, ये देखिए पी कॉस थीटा के पैरेलल। और याद करिए पीछे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको कि एट एन एक्सियल पोजीशन नेट फील्ड और डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहता है। इसका मतलब ये जो E1 है ये एक्सियल
बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो एक्सियल को दिखाता है। अच्छा, इधर वाला E2 जो है देखिएगा, अब E2 आप खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पर E2 ये देखिए E2 है और इसके एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। और आपको पता है कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल कब होते थे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि E1 एक्सियल वाले को दिखाता है और E2 क्या है? इक्वेटोरियल को दिखाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल की पोजीशन में क्या होगा? डायपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होगी, और जबकि एक्सियल में क्या होगी? पैरेलल होगी। ये कॉन्सेप्ट जो पीछे हम लोगों ने नोट में बताया था ना, वो काम किया कि एक्सियल में नेट फील्ड और डायपोल मोमेंट रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, व्हाइल इन इक्वेटोरियल पोजीशन नेट फील्ड एंड डायपोल मोमेंट रिमेन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो आप बताइएगा, अब इसके दो कंपोनेंट हो गए। ला पैरेललोग्राम से इसका हम लोग रिजल्टेंट ई यहाँ पर निकाल देंगे, और रिजल्टेंट ई आप देखिएगा दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, मतलब अंडर रूट E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं, आपको हमने बताया जो E1 है वो देखिए एक्सियल को दिखाता है, एक्सियल को। तो एक्सियल में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइड बाय r क्यू, क्योंकि एक्सियल में देखिएगा हम लोग देखिए p cos थीटा की वजह से एक्सियल फील्ड आ रही है, तो आप यहाँ 2p क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्सियल की कंडीशन में क्या होगा? 2p cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब होगा। आपको याद रखिए एक्सियल की पोजीशन में आपने क्या हेडिंग डाला था? हेडिंग वहां पर डाला था, एक्सियल की पोजीशन में जो फार्मूला निकाला था हम लोग, हेडिंग नहीं, एक्सियल के केस में जो फार्मूला निकाला था वो निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय r क्यूब। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2p cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब, क्योंकि p cos थीटा की वजह से। और इक्वेटोरियल में फार्मूला होता था, याद करिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय r क्यूब, और ये p sin थीटा की वजह से, इसलिए यहाँ पर हम लोग p sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब लिखा। आप देखिए पीछे हम लोग देख चुके हैं, E इक्वल टू क्या था? अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो E1 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पर भी p बाई आर क्यूब है, यहाँ पर भी p बाई आर क्यूब है। इसका स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर आकर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय आर क्यूब। अंदर देखिएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? sin स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos के टर्म में, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के होता है, तो ये आप यहाँ पर रख दीजिए, रख देंगे तो आप खुद देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह से एट एनी पॉइंट का फार्मूला ये आ गया। आप सुनिएगा, इससे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। एक्सियल के केस में थीटा क्या होता था? 0, cos 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो गया? यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2p बाय r क्यूब। वही फार्मूला आता था एक्सियल में। अगर इक्वेटोरियल में निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 90, तो यहाँ पर cos 90 0, इसका मतलब p डिवाइड बाय r क्यूब। यही इक्वेटोरियल में फार्मूला भी आ जाता था। अगर थीटा 60 डिग्री है तो थीटा की जगह पर cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, वो आप रख देंगे। अच्छा, एक बात और पीछे से पलट कर देखते हैं कि आप जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E में, जो रिजल्टेंट फील्ड है, और E1 में अगर एंगल हम लोग यहाँ पर देखिए अल्फा ले रहे हैं, तो tan अल्फा आपको पता है 90 डिग्री का, यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? E2, और बेस क्या है? E1 है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, डायग्राम पीछे से आप देख लीजिएगा। tan अल्फा क्या रखेंगे? E2 डिवाइड बाय E1, और E2 की वैल्यू आपको पता है, E1 की वैल्यू पता है, सब कुछ कैंसिल होकर क्या निकल जाएगा? हाफ tan थीटा। इससे इसका मतलब आप रिजल्टेंट फील्ड का E1 या E2 से एंगल भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इस तरह से ये फार्मूला एट एनी पॉइंट का फार्मूला है। एक्सियल इक्वेटोरियल तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये एट एनी पॉइंट का फार्मूला है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला। इस तरह से तीनों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अभी ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करा। हाँ, कूलम्स ला के हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कराए। तो एक तरह से अगर ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोगों ने कूलम्स ला से काफी क्वेश्चन करा दिए। अब हम लोग फील्ड से रिलेटेड, डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं, और यहाँ कुछ और करा रहे हैं, आगे और भी कराएंगे। तो चलिए इस लेक्चर का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड विच कैन बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना सा ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए आपको कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करे। मान लीजिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होगा mg तो नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर इसको बैलेंस करना है तो फोर्स हमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फील्ड देखिए, फील्ड की डायरेक्शन पहले ही डिसाइड हो गई। फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड हो गई। वर्टिकली एक तरह से क्या हो गए? डाउनवर्ड हो गए, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव वाली साइड ऊपर होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स कहाँ लगेगा भाई? आप इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स ऊपर लगेगा। और यही हम चाहते थे, फोर्स ऊपर लगे। अगर हमने ये फील्ड ऐसे लगा दी होती तो फोर्स ऊपर की तरफ ना लगता, तब ये बैलेंस भी नहीं हो जाता दोनों के, तब तो गिरता ही गिरता यहाँ पर। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगाएंगे जिससे फोर्स ऊपर लगे। अब ये दोनों फोर्स, अगर फोर्स F और mg आपस में इक्वल हो जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, हवा में एक तरह से लटक जाएगा। एक केस है, क्वेश्चन है, उसको आप समझिएगा। इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो जाए? mg। जैसे एक बार बताइएगा, बहुत सारे सर्कस में या कहीं आप लोग देखते हैं, आप कोई प्लेट ऐसे लगा दिया और नीचे से आप बताइए गन से या किसी प्लास्टिक बॉल से लगातार मारते रहते हैं, वो हवा में टिका होता है, तो वो प्लेट नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उतना ही आप अपथ्रस्ट यानी फोर्स ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ फील्ड के कॉन्सेप्ट पे था। तो F इक्वल टू mg की हो जाए। आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो QE होता है इक्वल टू mg। यहाँ से E निकालना, mg/q हो गया। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg की होता है, और जी की वैल्यू 9.8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, जो भी रख दीजिए करीब करीब आंसर आ ही जाएगा। क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और देखिए फील्ड यहाँ डाउनवर्ड लग रही है, तो डाउनवर्ड यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाएंगे तो ये बताएगा इस इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस कर देगा। चलिए इस लेक्चर नंबर 12 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। और आपको बता दें इसके बाद के दोनों जो क्वेश्चन हम लोग इसके बाद 2 क्वेश्चन मतलब और करा रहे हैं, एक क्वेश्चन तो हम लोग करा चुके हैं, वो दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आप अभी देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर से लेकर 12 लेक्चर तक उठाकर जितने भी क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिया उन सबको हम लोग सॉल्व करा चुके हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग करा चुके हैं। और सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करके करा देंगे। और इसीलिए हम लोग लगातार, अब देखिए हम लोग यहाँ लें फिजिक्स के लेक्चर, जिससे कोर्स फिजिक्स में भी आगे बढ़ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम, QB इक्वल टू -2.5 इंटू, यानी चार्ज की वैल्यू दोनों इक्वल है, लेकिन बताइए साइन अलग अलग है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव साइन है। लोकेटेड एट पॉइंट देखिए 0 0, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है। जेड एक्सिस पर -15 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव है क्योंकि माइनस साइन है। और यहाँ बी पर देखिए +15 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लगाते हैं। वैसे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर कर रहे हैं लगातार, जितना हम लोग पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अच्छा जेड एक्सिस पर यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा अगर देखिए नॉर्मली आप एक्स एक्सिस को इधर लेते हैं, वाई को इधर लेते हैं और जेड को इधर लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर जेड ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया और यहाँ पर एक्स ले लिया। आपको मालूम है ये दोनों तीनों ऑर्थोगोनल होते हैं, इसका मतलब एक दूसरे से 90 पर होते हैं। और कुछ ऐसा अगर आप बनाएं तो ऐसा देखिए एक्स एक्सिस इधर आता है और वाई एक्सिस ये आता है, और जेड एक्सिस इनके इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप यहाँ पर कोई पेन वर्टिकल पोजीशन में रख दिए, वो जेड एक्सिस होता है, प्लस जेड एक्सिस। और इधर वाला जो होगा नेगेटिव एक्सिस होगा, इधर वाला नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। और जब पेन अंदर की तरफ डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम रजनीकांत या बताइएगा मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, जैसे बताइएगा उनको क्या होता है, कुछ अगर एक बार हमने देखा कि भाई मिथुन चक्रवर्ती को अपनी को लगाना था और घर में कोई कील नहीं लगी हुई थी, ना कोई हुक लगा हुआ था जिस पर वो कैप लगा। उन्होंने क्या किया, हाथ ऐसे सक 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 घुमाया और वाल में मारा अपनी उंगली। हाथ क्या घुमाया, उंगली को ऐसे घुमाया और उंगली मारा और बताइए वाल में छेद हो गए और जेब से कील निकाला, लगाया और कैप लगा दिया। तो वो हम नहीं है रजनीकांत के आपको यहाँ पर बता पाए, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप समझ गए कि नेगेटिव जेड एक्सिस कहाँ होगा। आप अपने वाल में छेद कर दिया, अंदर की तरफ होगा, तो ये है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स एक्सिस को हमेशा यहीं लें, वाई को यहाँ लें और जेड को इधर की तरफ लें।
ऐसा जरूरी नहीं कहीं भी ले सकते हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, बस इतना याद रखिएगा, इतनी बातें रखेंगे, लेकिन नॉर्मल वही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग कर दिया, y को इधर ले लिया, z को इधर और x को इधर ले लिया। अच्छा देखिएगा, एक जो a वाला पॉइंट था -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब नेगेटिव z एक्सिस में था, नेगेटिव में रख दिया यहाँ पर a वाला, QA आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। और b वाला जरा बताइएगा, जो पॉजिटिव में था तो ऊपर की तरफ रखा है यहाँ पर। b वाला आप अपनी पेन वर्टिकल अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उस पर खड़ा कर दिए, वो z एक्सिस होगा, z एक्सिस होगा प्लस z एक्सिस होगा। और यही पेन अगर आप किसी मेथड से मिथुन चक्रवर्ती या रजनीकांत हो जाए, हाथ से घुमा के और अपने बताइएगा ये फिंगर जो है उससे छेद कर दें और पेन अंदर की तरफ डाल दें, तो वो क्या होता है, नेगेटिव z एक्सिस होगा। तो आप ये यहाँ पर यही हमने दिखाने की कोशिश किया है। अब देखिएगा दोनों चार्ज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, इसका मतलब ये डाइपोल बना रहे हैं, और डाइपोल के बीच के डिस्टेंस जो है देखिए 15 इधर प्लस वाले में, 15 माइनस वाले में कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो आप खुद देखिएगा, अगर हम लोग टोटल चार्ज निकालें, चार्ज एक प्लस और एक माइनस में, चार्ज स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट सम करेंगे, एक प्लस है एक माइनस और दोनों इक्वल है, तो चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, चार्ज तो जीरो हो गया। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो याद रखिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। 2L की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे, हम लोग हर केस में 2L लेते हैं, तो वैसे L भी ले सकते हैं। तो 2L यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, 15 ऊपर 15 नीचे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आंसर आपका आ गया 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर आ गया। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आपको लगवाते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम दिया, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at midpoint O of the line AB joining to the two charges? अब AB है, उसकी दोनों लाइन यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो पॉइंट O है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आगे है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम ही होगा, यहाँ पर कूलम नहीं दिया, कूलम होगा, चार्ज है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द टेस्ट चार्ज। तो याद रखिएगा यहाँ पर कूलम नहीं दिया हुआ, यहाँ आप कूलम याद रखिएगा, कूलम होगा यहाँ पर, चार्ज की यूनिट तो कूलम ही यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं और देखिएगा दो चार्ज हैं, एक QA है और एक जरा बताइएगा यहाँ पर, इसके फिर आपको बताते हैं। एक चार्ज आपका है QA 3 माइक्रोकूलम का A पर रखा हुआ और एक QB है -3 माइक्रोकूलम का है B पर रखा हुआ है। मिड पॉइंट O है जो कि दोनों के बिल्कुल बीच में, मिड में है। इनके बीच की डिस्टेंस जो दी हुई है वो कितना दिया हुआ भाई, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये A से लेकर O तक 10 सेंटीमीटर हो गया, O से लेकर B तक क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा एक बात चेक करिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज यानी कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं डायरेक्शन चेक करने के लिए, और देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा भी देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा, Q0 रखा, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेगा, इसका मतलब फील्ड ये इधर लगेगा। अच्छा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी इधर लगेगा, यानी दोनों के दोनों फील्ड क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे। अच्छा दोनों के दोनों फील्ड आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखते हैं 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R² रखेंगे। Q 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी Q 3 माइक्रोकूलम है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में तो साइन तो रखनी नहीं होती है, तो 3 दोनों में, R भी दोनों में 10 सेंटीमीटर है, दोनों का सेम है। तो E और AB आपस में क्या है, इक्वल है। E और EB आपस में इक्वल है, इसको हम लोगों ने E मान लिया। तो यहाँ पर दोनों जब सम हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर, तो बताइए क्या हो जाएगा, सम हो गया। E + E क्या हो गया, 2E हो गया। यहाँ वैल्यू रख दिए, 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9। चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10 की पावर -6 रख दिया। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में बदल दिया तो 0.1 का यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर रख दिया, और क्योंकि R² होता तो यहाँ पर रखा 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R² रख दिया। E नेट आपका ये निकल गया। अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं OB की तरफ, तो एलांग OB इसकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल एलांग OB होगी। अब कहता है अगर एक टेस्ट चार्ज, नेगेटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा गया, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को हमने बीच में रख दिया, उसी पॉइंट O पर रख दिया। अब इस पर फोर्स क्या लगेगा, अगर किसी फील्ड में आप कोई चार्ज को रखते हैं, उस पर फोर्स क्या होता है, Q × E होता है। याद रखिएगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, Q × E होगा।
तो Q की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 रख दिया यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ये निकाला, सॉल्व कर दिया, 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन एलॉन्ग OA लगेगा। बताएं क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा चेक करिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा, नेगेटिव चार्ज रखा, -Q मान लिया, रख दिया यहाँ पर, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। इसका मतलब ये किधर जाएगा? इधर की तरफ। नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ। तो सीधी सी बात इधर किसकी हो गई? डायरेक्शन देखिए इस तरफ हो गई, अलोंग OA, और मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया था। आज देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपको पढ़ाया क्या? आज हम लोगों ने पढ़ाया आपको एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के थे, और पीछे के लेक्चर में भी हम लोगों ने काफी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए, और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन हम लोग बहुत कराएंगे। अभी इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है? अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, एनसीईआरटी के हिसाब से लंबा चैप्टर है, टाइम तो लगेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा है। अभी टार्क बचा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बचा हुआ, कम से कम अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे, तब जाकर ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। उस स्कूल में क्या करते होंगे, तेजी से खत्म कर देते होंगे। हो सकता है किसी के वहाँ 4 चैप्टर, किसी के वहाँ 5 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो गए हो, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ना वहाँ समझ पाएंगे, ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ना बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। आप पढ़िए, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग बराबर कर देंगे, लेकिन उस स्कूल की बराबरी मत करिए। उस स्कूल में क्या होगा, अभी अक्टूबर तक सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे। जब आप पहली बार में नहीं समझ पाएंगे तो रिवीजन में क्या समझ पाएंगे? रिवीजन में कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक बार आप ठीक से पढ़ लेना, दोबारा आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यही आपसे बता रहे हैं, एक बार ठीक से पढ़ना और सारे एप्लीकेशन, सारे क्वेश्चंस करना, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिस तरह से ये स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है ना, बस खाली कोर्स खत्म करना होता है, खाना पूर्ति करना होता है, उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। ये चैप्टर्स आपको बता दें, ये पूरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा इसमें, और टाइम लगता है क्योंकि यही मेन है। उसके बाद बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम इसी पर लगता है, क्योंकि पूरी फिजिक्स सेकंड वेबर इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। तो सबसे ज्यादा टाइम जो लगने वाला है ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ही लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है, वरना पूरी फिजिक्स आप सही से नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। वो स्कूल में तो बस नाम के लिए उन्होंने उनको पढ़ाना है और नाम के लिए करना है। ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही। जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। कल फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आएंगे, इसी के आगे 13 नंबर लेक्चर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।